और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप समय निकालकर आज हमारे बीच में आए। हमारे इलाके की समस्याओं के बारे में समय समय पर हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं वो मुझसे मिलते रहे, उनकी समस्याओं के बारे में सरकार का भी ध्यान आकर्षित करते रहे। और जो हमारी समस्या है अभी तक है वही बनी हुई है। इसलिए मैंने आज मंत्री जी को कहा कि विधानसभा चल रही है, आप समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपके विभाग ने जो हॉस्टल स्वीकृत किया है उसका फाउंडेशन करें। तो मुझे अच्छा लगा कि माननीय मंत्री जी समय निकाल कर यहाँ पर आए और ये जो छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, तो छात्रावास का निर्माण करने के पीछे मंशा ये है कि हमारे इलाके के आदिवासी भाई बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे करें और पढ़े लिखे करने के लिए घर से हटकर बाहर आकर रहने के लिए उनको हॉस्टल की सुविधा हो, वो अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके, उसलिए हॉस्टल की स्थापना कर रहे हैं। न केवल इस हॉस्टल में बच्चे आगे पढ़े, लेकिन मैंने माननीय मंत्री से भी कहा और कमिश्नर साहब से भी कहा और मैडम को भी मालूम है, मन में एक कल्पना है कि यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बच्चे रहे हैं उनको भी हॉस्टल में रहकर पढ़ने की सुविधा मिल सके, जिससे वो अपना तैयारी कर सके। कोई पटवारी की परीक्षा दे रहा है, कोई पुलिस की परीक्षा दे रहा है, कोई आरएस की परीक्षा दे, कोई तहसीलदार की परीक्षा दे, तो कम से कम इस हॉस्टल में रहकर वो सुविधा का लाभ ले सके। और सुविधा का लाभ लेने के लिए जो आधुनिक चीजें हैं वो भी इस हॉस्टल में होनी चाहिए। इससे मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि आई लाइब्रेरी जो IT बेस्ड लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा आदिवासी यहाँ बैठकर IT के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो किताबें हैं उनको देखकर समझकर कि जो नई सुविधा आ रही है वो नई विधा भी हमारे आदिवासी जो बच्चे पढ़ लिखे हैं उनको समझ सकें और अपने आप को तैयारी कर सकें। इसलिए ये हॉस्टल एक मिक्स हॉस्टल बने जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ सके और पोस्ट पढ़ने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर रह सके और तैयारी कर सके। इस दृष्टि से इस हॉस्टल को मल्टी जो आप कह सकते हैं उसको पर्पज के लिए उसको बनाया जाए। तो आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और अभी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि इसको IT बेस और कैसे कर सके, वो भी निश्चित तौर पर इसको किया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम कह सके कि इस छात्रावास में रहने वाला राजसमंद जिले का जो हमारा आदिवासी भाई है वो हाकिम बन सका, हुकूमत कर सका। ये हॉस्टल की सफलता उसको होगी। हॉस्टल की सफलता इसमें नहीं होगी कि हमने हॉस्टल खोल दिया, बच्चे पढ़ने के लिए चले गए, थोड़े दिन बाद हॉस्टल का कमरा खराब हो गया, फिर हॉस्टल छात्रावास खराब हो गया, इसका हॉस्टल नहीं बनाया। ये हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल बने जिससे समाज के सामने ये आदर्श लिखा सके कि जिन माँ बाप ने हिम्मत कर अपने बच्ची को पढ़ाया, उनके बच्ची पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि अभी हमारी जो प्रधान साहिबा है ये कॉलेज में पढ़ रही है। इनके पिताजी फतेहलाल जी कहाँ है? भाई फतेहलाल जी आदिवासी समाज के हैं। इन्होंने हिम्मत की और अपनी बच्ची को पढ़ाया, तो आज हाकिम बन के, प्रधान बन के यहाँ पर बैठी हुई है। यदि आपके मन में नहीं होते कि आपकी बच्ची वो भी यहाँ पर हाकिम बन के बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए? ये मन में है कि नहीं? आपके आदिवासी बहन है मन में? जोर से हाथ खड़ा करो, है मन में? ये हाथ खड़ा करने से, ताली बजाने से नहीं होगा। इसका काम करने के लिए फैसला करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाना। हम आदिवासी समाज में छोटी उम्र में शादी कर देते, आदिवासी समाज में हम मजदूरी में लगाए थे अपनी बेटियों को, तो उनमें क्षमता, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और जब लाभ नहीं मिल रहा है तो तकलीफ होती है। अभी मैं गया था कल रेल बगरा में, तो एक आदिवासी बच्ची को मैंने पूछा पढ़ी लिखी बच्ची है? तो हाँ साहब पढ़ी लिखी बच्ची है। क्या कर रहा था? उसने MA BEd कर रहा था। और मैंने कहा रीट की परीक्षा दी कि नहीं दे पाई। वो माँ बाड़ी में कानून में जो माननीय मंत्री जी आपने खोला उसमें वो नौकरी कर रही है। मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है? 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मैंने पूछा भाई आपके घर वाले क्या करते हैं? तो मुझे खुशी हुई, उन्होंने बताया कि मेरा घर वाला अध्यापक। तो मैं सब बच्चों के सामने पूछा कि बोलो देखो ये किसके माँ बाप ने पढ़ाई नहीं कराई, ये अभी MA BEd अभी 12,000 रुपये मिल रहे हैं माँ बावड़ी के केंद्र में, और ये अध्यापक बन जाएगी तो इनके घर वाले को कितनी तनख्वाह मिल रही है पता आपको? घर वाले को तनख्वाह मिल रही है 47,000। कितनी मिल रही है? 50,000 में 3,000 कम एक महीने की। तो हिसाब किताब लगाया कि भाई साल में कितनी तनख्वाह मिलती है? 6 लाख मिलती है। आपकी आदिवासी परिवार का एक बच्चा यदि अध्यापक बनता है तो उसको एक साल में 6 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, और उसकी घरवाली भी पढ़ी लिखी हो तो उसको 6 लाख की तनख्वाह मिलती है। तो कुछ 12 लाख रुपए किसी परिवार में बच्चे पढ़े लिखे हो तो उनके परिवार को ये काम मिलता है। मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता है, अकाल रात में काम करने नहीं जाना पड़ता है, नरेगा में काम करने नहीं जाना पड़ता है।
आंधी हो तो भी पैसा मिलता है, तूफान आओ तो पैसा मिलता है, तारीख 1 तारीख होती है तनख्वाह मिलती है। और अशोक जी गहलोत ने एक कदम आगे और कर दिया कि जो सरकारी कर्मचारी है वो मरे तब तक उनको तनख्वाह मिलेगी, ये भी फैसला कर दिया। तो ये भी तकलीफ नहीं, तो भाई हमने बच्ची को पढ़ा दिया तो ता उम्र उनको पैसा मिलेगा, ये भी राज्य ने व्यवस्था कर दी। अब ये व्यवस्था करने के बाद अब बच्चों को पढ़ावे नहीं, सरकार स्कूल खोल रही है, बच्चे को खाने की व्यवस्था कर रही है, स्कूल के कपड़े की व्यवस्था कर रही है, सिलाई के पैसे दे रही है सरकार, फिर भी बच्चे को नहीं पढ़ाए तो आदिवासी समाज को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं कर सकेंगे। मंत्री जी बैठे हुए हैं, बामणिया जी मंत्री बैठे हुए हैं, इनके मुंह से सुनना इन्होंने कितना संघर्ष किया इस जगह पहुंचने के लिए, ये किसी को मालूम नहीं है। ये संघर्ष करके साधारण परिवार के इन्होंने खुद ने मजदूरी की है, हिम्मत की, पढ़ाई की और आज हाकम बन के यहाँ पर बैठे, मंत्री के रूप में बैठे हुए। ये सबके मन में होना चाहिए कि हमारा बेटा भी पढ़ लिख कर हाकम बने और हुकूमत करने का काम कर सके। इसलिए इस हॉस्टल का यहाँ पर फाउंडेशन करवाने का काम कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी समाज के हमारे नेता बैठे हुए ऊपर मंच पर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम करें। ये काम कर दिया तो आने वाले समय में हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। ये काम समाज के जितने भी अगुवा हैं उनको करना पड़ेगा। इसलिए छात्रावास के सम्मेलन में आप सबको बुलाया है। मेहरबानी करके आप बच्चे पढ़ाने का काम करें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। मुझे ये भी जानकारी है कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी मालूम है, भीमराज जी बैठे इनको भी मालूम है, आसाराम जी बैठे हैं, मैं इनसे झगड़ा भी करता हूँ, इनके नाराजगी व्यक्त करता हूँ, इनकी बात को मानता भी नहीं मैं। जो चीज नहीं होती उनको समझाता हूँ ये चीज नहीं हो सकती, जो चीज हो सकती है उसमें कैसा काम करना है, उसमें इस देश में संविधान में संशोधन किए बगैर काम नहीं होता है। कुछ नियम ऐसे कानून होते हैं जिस नियम और कानून के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके रास्ता निकलता है। आज टीएसपी इलाका है, ये पढ़े लिखे हमारे नौजवान आदमी टीएसपी तो बोलते हैं, टीएसपी होती कैसे ये मालूम नहीं है। टीएसपी के क्या नियम है, कौन बनाता है, भारत सरकार ने क्या नियम बना रखे, संशोधन करना पड़ता है तब जाकर टीएसपी बनती है। और टीएसपी बनने के लिए कितना कठिन काम है। मैं 1980 में मैंने बना, 1980 में, आज 2022 है, लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए। टीएसपी इलाके में केवल मात्र नाथद्वारा तहसील का एक गांव है, उसका नाम है कालीवास। एक गांव कालीवास है, पूरी पंचायत में पढ़ा लिखा आदमी जानता हूं मैंने पूरा संघर्ष किया। राजस्थान सरकार, भारत सरकार, नवल किशोर जी गवर्नर, उनको लाया, सब माथा फोड़ की, पर टीएसपी इलाके के जो नियम है उस नियम में परिवर्तन होने के बाद केवल मात्र नाथद्वारा विधानसभा का एक गांव है कालीवास। कुछ गांव गोविंदा का है, कुछ गांव कुंभलगढ़ का है, पर आप पूरे इलाके में नहीं है, नहीं आ सकते क्योंकि सरकार ने नियम ऐसे बना रखे हैं कि किसी जिले में 50% जनसंख्या आदिवासी की हो तो वो जिला टीएसपी में आता है, किसी तहसील में 50% हो तो उसमें टीएसपी में आता है, किसी आसपास के रेवेन्यू विलेज में 50% की पॉपुलेशन हो, क्लस्टर बने तो वो टीएसपी में आ सकता है। हमारे इलाके में जो आदिवासी है उनकी संख्या बड़ा बड़जाम चले जाए, फतेहपुर में चले जाए, मचीन में चले जाए, रेल मगरा के किसी इलाके में चले जाए, कहीं 8% है, कहीं 12% है, कहीं 14% है, वो 50% की पॉपुलेशन नहीं होती। जब 50% की पॉपुलेशन नहीं होती है तो प्रकाश मांग करे, चाहे भीमराज जी मांग करे, चाहे आसाराम जी मांग करे, टीएसपी नहीं हो सकती। अब लोगों को समझना पड़ेगा टीएसपी नहीं हो सकती है तो हमारा तरीका क्या निकाल सकते हैं, उसकी कोशिश करने के लिए नियम और कानून में बदल करने का तकलीफ आ रही है। हमारी सरकार ने, पिछली सरकारों ने फैसला कर लिया कि जो हमारा टीएसपी इलाका है, मैं राजस्थान सरकार का पंचायत राज मंत्री था तब मैंने टीएसपी में फैसला करवाया था कि भारत सरकार में जो संशोधन किया उसमें टीएसपी इलाके में सरपंच एसटी का बनेगा, प्रधान एसटी का बनेगा, प्रमुख एसटी का बनेगा। पहले ये नहीं था। जब मैंने फैसला करवाया तो आप ही के समाज के लोगों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कानून है देश का, उस कानून के अंतर्गत हमने पैसा एक्ट के अंतर्गत वहां पर लागू किया। इसलिए आज प्रमुख वहां पर डूंगरपुर का हो, प्रमुख यदि बांसवाड़ा का हो, वो आदिवासी का महिला बनेगी, आदिवासी के पुरुष बनेगा, दूसरा समाज का आदमी नहीं बन सकता, जबकि पहले दूसरे समाज के आदमी बन सकते थे। टीएसपी के नियम इस तरह के बन गए। अब टीएसपी का हमारे इलाके में स्थिति नहीं बन सकती। सरकार ने ये भी फैसला कर दिया कि टीएसपी इलाके में जो आदमी है आदिवासी भाई, उनकी नौकरी में उन्हीं का कंपटीशन होगा। डूंगरपुर का 50% नंबर वाला व्यक्ति डूंगरपुर में नौकरी कर सकता है,
पर 54% का आदमी हमारा यहाँ पर है नॉन ट्राइबल इलाके का, जो रहता है राजसमंद में रहता है। राजसमंद नाथद्वारा में रहो, राजसमंद में रहो, कुंभलगढ़ में रहो, सिरई में रहो, बाड़मेर में रहो, ये 1 करोड़ जो भील समाज के लोग हैं, ये टीएसपी इलाके में नहीं आते हैं। तो वहां टीएसपी इलाके के लड़कों को, जो दूसरे टीएसपी आदिवासी इलाके के लोग हैं, जो करौली में रहते हैं, सवाई माधोपुर में रहते हैं, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है। उनके नंबर 54%, उनके नंबर 60%। तो 54% वाला नौकरी नहीं करता और 64% नौकरी मिलती है, और वही आदिवासी का 54% का ट्राइबल सब प्लान में नौकरी लगा रहा है। ये अंतर इस कानून की व्यवस्था में जो कमी और खामी इसके कारण है। इसका पूरा करने के लिए क्या तरीका है, उस तरीके की बराबर कोशिश कर रहे हैं। इसका इलाका शहरिया का ऑर्डर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो कानून सम्मत ऑर्डर नहीं है। पर नए आसाराम जी समझना चाहते हैं, नए भीमराज जी समझना चाहते हैं, नए छोगाराम जी समझना चाहते हैं। ये साहब सरकार सीपी साहब तो सब करवा सकते हैं। मैं आप छोटा मोटा वकील नहीं हूँ, मैं वकील मोटा हुआ ना, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की व्यक्त करता हूँ। मैं मुझे कोर्ट में ला खड़ा कर देते, फैसला कर दो, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मेरा काम है वो काम करने के लिए पूरा का पूरा मंत्री जी को मालूम है। सरकार में मुख्यमंत्री जी के सामने जो पेशवी करनी है, कोई रास्ता निकालना, और रास्ता निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ये जिम्मेदारी आसाराम जी, भीमराज जी, रतन जी जितने बैठे हुए हैं, ये फैसला करा दो कि 10वीं स्कूल तो आ जाएगा आज की डेट में। है कोई पंचायत ऐसी जहाँ 10वीं स्कूल नहीं है? सब जगह 12वां स्कूल करा रखी है मैंने, ऐसी कोई पंचायत नहीं है। अब एक फैसला कर लो, एक फैसला कर लो। 10वीं नहीं कह रहा हूं मैं, 8वीं पढ़ी